Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. कल हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सॉल्व करना है। हम लोगों ने आज ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू सॉल्व करने और कल हमने बॉटनी की फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। एमसीक्यू नंबर 1 है ओटाइटिस मीडिया इज द डिसऑर्डर ऑफ। सो ओटाइटिस मीडिया एक इन्फ्लेमेशन है, बेसिकली एक इन्फेक्शन इन द मिडल ईयर और ये कॉज्ड होता है बाय अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 2 है द प्रोसेस इन विच प्रोडक्ट इट सेल्फ स्टॉप्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज। सो ऑप्शन ए दिया हुआ है कम्पिटेटिव इनहिबिशन, ऑप्शन बी है फीडबैक इनहिबिशन, ऑप्शन सी है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन एंड ऑप्शन डी है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। देखें, एंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए एक फीडबैक इनहिबिशन सिस्टम चाहिए होता है। ये सिस्टम क्या करता है कि जब भी प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए तो प्रोडक्ट खुद ही कंपेटिटिवली बाइंड कर जाता है एंजाइम से एंड देन क्या होता है, इनहिबिशन हो जाती है, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाते हैं। उसकी वजह से हम लोग नेगेटिव फीडबैक इसको नाम देते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक है कि प्रोडक्ट अपने ही कॉज को कम कर रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। दूसरा मतलब ये होता है कि यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन क्यों हो रही है। फीडबैक इनहिबिशन इसलिए हो रही है कि प्रोडक्ट ज़्यादा ना बने। अब जब प्रोडक्ट यूज्ड अप हो जाएंगे और उसकी जो तादाद है वो कम हो जाएगी तो ये जो इनहिबिशन है ये रिड्यूस हो जाएगी एंड देन वापस से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। इसको हम कह रहे होते हैं फीडबैक इनहिबिशन और नेगेटिव फीडबैक। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। और जिसमें प्रोडक्ट इटसेल्फ स्टॉप कर रहा होता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, वो कहलाता है फीडबैक इनहिबिशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय। सो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसीज सिकल शेप हो जाते हैं, क्रेसेंट शेप हो जाते हैं। नॉर्मल शेप उनकी डिस्क लाइक होती है, बाइकॉनकेव, बट इस डिजीज में वो सिकल लाइक हो जाते हैं, क्रेसेंट लाइक हो जाते हैं। देन फिर क्या होती है, देन फिर वो वेसल से निकल नहीं पाते, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्रेजाइल हो जाती है, हीमोलाइसिस जल्दी होना शुरू हो जाती है। तो ये एक डिजीज़ है और उसमें म्यूटेशन हो रही होती है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है बाय वेलाइन, पोलर से नॉन पोलर रिप्लेस हो रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन है सी। और ये आपको पता होना चाहिए, ये डिजीज़ वगैरह पूछ रहे होते हैं कि किसकी वजह से कॉज हो रही होती हैं डिजीज़। एमसीक्यू नंबर 4 है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया लाइव एट। तो देखें, बैक्टीरिया है और इसमें आपको टेम्परेचर में मिल जाएगा, ये एक हेडिंग डली हुई एंजाइम्स में टेम्परेचर। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया लाइव होते हैं अराउंड 70 सेल्सियस और अबव 70 सेल्सियस और ये वॉशिंग पाउडर में यूज हो रहे होते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर पे। करेक्ट ऑप्शन इज सी 70 सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट। एमसीक्यू नंबर 5 है वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज फाउंड इन। सो ये बहुत इजी है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम फाउंड होता है एक्नोडर्मेटा में। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चैप्टर एनीमिया आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्यों है ऑल ऑफ दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन टीथ एक्सेप्ट। सो डायफियोडोंट, हेट्रोडोंट, थेसोडोंट एंड प्लूरोडोंट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा प्लूरोडोंट, क्योंकि ये तीनों ही प्रॉपर्टीज हैं ह्यूमन टीथ की। आपको पता है कि ह्यूमंस हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, वन इज मिल्क टीथ जो बच्चों के होते हैं और परमानेंट टीथ जो एडल्ट के होते हैं। परमानेंट टीथ कह रहे होते हैं या मिल्क टीथ कह रहे होते हैं बच्चों के, जिनको हम डिसिडियस टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है ऑल ऑफ दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ह्यूमन टीथ एक्सेप्ट। सो इसका आंसर होगा प्लूरोडोंट। डायफियोडोंट, हीट्रोडोंट, थीसोडोंट, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं ह्यूमन टीथ की। बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन के पास 2 सेट्स होते हैं टीथ के, एक होता है सेट परमानेंट टीथ और एक होता है मिल्क टीथ, जिसको हम डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। ठीक है, तो एडल्ट में है परमानेंट टीथ, बच्चों में है मिल्क टीथ। दूसरी बात होती है हीट्रोडोंट। तो ऑफ कोर्स ह्यूमंस में 4 तरीके के टीथ होते हैं, प्री मोलर्स, मोलर्स, इंसाइजर्स, कैनाइज, और इन सब की शेप्स डिफरेंट होती हैं, सो वो कहलाते हैं हीट्रोडोंट। और एक होता है थेसोडोंट। डायफोडोंट होता है 2 सेट्स, हीट्रोडोंट शेप डिफरेंट है, एम्बेड होते हैं इनटू गम्स। सो करेक्ट ऑप्शन होगा प्लूरोडोंट और ये कोई भी टर्म नहीं होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फाउंड इन। सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फाउंड होते हैं कोलोन, क्योंकि कोलोन में काफ़ी सारे सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लाइक सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, एंड लैक्टोबैसिलस भी वही होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है रेट ऑफ ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय। सो रेट ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से। ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पार्ट ऑफ ब्रेन है और ये
कंट्रोल कैसे कंट्रोल करता है, ये डिटरमाइन करता है अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये स्टिमुलस देता है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, एंड देन वो इस इम्पल्सिस को, एक्शन पोटेंशियल को या मैसेज को सेंड करती है टू इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्रागम। तो इन दोनों का काम क्या होता है, ताकि ये इंक्रीज़ कर दे ब्रीथिंग रेट को, क्योंकि ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं या प्रोटॉन होते हैं, ये बेसिक स्टिमुलस होते हैं ताकि रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज़ हो सके। सो दैट्स वाई मेडुला ऑब्लोंगेटा ज़रूरी होता है ताकि वो कंट्रोल करे रेट ऑफ ब्रीथिंग को, क्योंकि यही चेंज को डिटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स याद रख लीजिएगा कि काफ़ी सारे होते हैं मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स, बीटा सेल्स भी हम कह रहे होते हैं, वो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज दे दें देन पूछें, आपको ऑप्शन दे दें देन पूछें कि इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नेम से पता चल रहा है कि एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। जो टी सेल्स होता है ना, ये कभी भी डायरेक्ट एंटीजन या डायरेक्ट कोई इन्वेडर्स आए हैं बाहर के, उनको नहीं मार सकते हैं, उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये बाहर का कोई सेल है। इनको ज़रूरत होती है किसी प्रोटीन की, वो प्रोटीन होते हैं MSC1 MSC2 मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, ये एंटीजेंस के साथ बाइंड होते हैं एंड देन जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास, जो इनको प्रेजेंट करते हैं टू, अगर हम MSC1 की बात करें तो वो प्रेजेंट होते हैं टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इनके पास एक मार्कर होता है, एक रिसेप्टर होता है जिसको हम CD8 कह रहे होते हैं। या अगर हम बात करें अबाउट टी सेल के हेल्पर टी सेल्स के बारे में बात करें, तो हेल्पर टी सेल्स को MSC2 प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और कौन प्रेजेंट कर रहा होता है, डेंड्राइटिक सेल हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए या बीटा बी सेल्स हो गए। तो ये सारे जो प्रेजेंट कर रहे होते हैं इनको, और ये कैसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, इनके पास एक मार्कर होता है, जो हेल्पर सेल के पास मार्कर होता है CD4। तो ये आपने याद रखना है, ऐसे ही MCQs पूछे जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट MCQ है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट। सो SN नोड इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, क्योंकि इनिशिएट कर रहा होता है हार्ट बीट को, दैट्स वाई इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट कह रहे होते हैं। नेक्स्ट MCQ है, दिस डिजीज इन्वॉल्व्स बीइंग ईटिंग। सो एक डिजीज होती है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक होती है बुलिमिया नर्वोसा। आपको ही पता होना चाहिए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा में भूख ही मर जाती है, उनको अगर खाना देख भी लेना तब वॉमिट फील हो रही होती है, तो इसको हम कह रहे होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं इन्वॉल्व बीइंग ईटिंग, ज़्यादा खाने की जो दिल चाह रहा होता है वो होता है बुलिमिया नर्वोसा में। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C होगा। MCQ है, lymph most closely resemble this of the following। so lymph most closely resemble कर रहा होता है interstitial fluid से, basically lymph drive ही हो रहा होता है interstitial fluid से। so correct option is C। नेक्स्ट MCQ है, दिस causes African sleeping sickness। so ये कॉज करता है ट्रिपानोसोमा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे C होगा। नेक्स्ट MCQ है, दिस विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम कैरोटीन। सो कैरोटीन होता है कैरेट में, कैरेट हमें विटामिन ए दे रहा होता है। आपको पता है, आपने सुना होगा कि जब आईज वीक हो जाती हैं तो कहा जाता है कि आप कैरेट खाएं, तो विटामिन ए ऑब्टेन होता है कैरेट से, और कैरेट में होता है कैरोटीन। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट MCQ है, दीज आर दी मोस्ट अबंडेंट WBCs। WBCs को पुलिस ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, और ये होते हैं 5 तरीके के। मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स है, जो होता है 60 to 70%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मोनोसाइट्स आ जाता है। मोनोसाइट्स कुछ होते हैं सेल जो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर होते हैं, उसमें न्यूक्लियस काफ़ी सारे होते हैं, 3 to 4 लोब्स में होते हैं या फिर 2 to 3 लोब्स में होते हैं। मोनोसाइट्स आ जाते हैं एक ग्रेन्यूलोसाइट्स में, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जबकि न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इन सब में इनके सब साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, दैट्स वाई आते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स में। तो ये याद रखना है आपने कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स होते हैं, देन होते हैं लिम्फोसाइट्स, उसके बाद आ जाता है मोनोसाइट्स, एंड देन जो लीस्ट होते हैं वो होते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल भी पूछ सकते हैं, मोस्ट अबंडेंट पूछते हैं तो मोस्ट लीस्ट अबंडेंट भी पूछते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू है दीज सेल्स प्रोड्यूसेस गैमेट्स एंड स्पंजेस। तो स्पंजेस में गैमेट्स प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियोसाइट सेल। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा और एनीमिलिया आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए क्योंकि इसी से एमडीकैट में 4 to 5 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी सारे लॉन्ग क्वेश्चन इससे आ रहे होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इससे आ रहे होते हैं, इवन रीजनिंग भी इसी से आ रहे होते हैं। 2 to 3 एमसीक्यूज भी इसी चैप्टर से आएंगे। दैट्स वाई ये आपकी फिंगर टिप्स पे ज़रूर होना चाहिए। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे और ये एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं है कि यही पेपर में आएंगे, बट प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस एमसीक्यूज की करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्पफुल है।